कर दिया लाइव। सभी को नमस्कार। चाय पियेंगे? जी मनीषा जी, तबीयत ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। चीयर्स टू चाय। गुड इवनिंग। हेलो एवरीवन। मेरी चाय खत्म होने से पहले अपनी सभी नमस्कार कर करा लो, फिर मैं कहानी शुरू करूंगा भाई। चाय के साथ एक बिस्किट भी लपेटना चाहूंगा मैं। चीयर्स टू लाइफ। मनीषा जी को आज भतीजा हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, गॉड ब्लेस यू। भगवान करे आपको बहुत तरक्की मिले। थैंक यू। गौरव साहब कह रहे हैं जो वो कैब आप करा रहे हो सर, न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। मेरी रात भर की मेहनत आप लोगों के लिए सफल हो रही है, मुझे इस बात की खुशी है। मेहनत करता हूं बच्चों आप लोगों के लिए, जी जान लड़ाता हूं अपने बच्चों के सिलेक्शन के लिए, मजाक के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए आता मैं। सो नाइस। बहुत अच्छे इंसान है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, बेहुदा कमेंट करते हैं उनकी तरफ ध्यान ना दें, उनका हमारा टाइम खराब करते हैं। मोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जिस प्रोसेस से आप लोगों को लेकर चल रहा हूं, मैं वोकैबुलरी सेशन में जिस लेवल से आपको लेकर चल रहा हूं, हर दिन आप मेरे साथ मिलकर शब्दों को याद करते चलोगे, पढ़ते चले जाओगे, धीरे धीरे आपको पता नहीं चले आप हजारों की संख्या में शब्दों पर पहुंच जाओगे। लेकिन अगर कोई इंसान ये कहे कि सर मेरे सामने खाना रखा है मैं इसे कैसे खाऊं, तो भैया फिर वो चीज के लिए मैं खाना नहीं हजम कर पाऊंगा ना जी। मेरी चाय खत्म हो रही है, लास्ट कमेंटिंग चलेगी, उसके बाद कमेंटबाजी होगी बंद। बहुत अच्छे इंसान है। तो थैंक यू एवरीवन। बहुत अच्छे इंसान है। नाउ आई मीन मेरे सेकंड का बैठेगा। थैंक यू सो मच। दशहरे की छुट्टी को लेकर आशीष साहब आपको अपडेट किया जाएगा, करियर व्हील टीम आप लोगों को अपग्रेड करेगी इस चीज को लेकर। मेरा काम है पढ़ाना। आइए मोहब्बतें लुटानी शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज आप लोगों के लिए एक नया प्रोसेस और जुड़ रहा है। देखें बड़े ध्यान से, एक नई चीज आपके सामने पेश की जा रही है। हाजिर हो। आप लोगों के लिए जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन है बच्चों, वो आप लोगों के लिए बार बार जो रिपीट किए गए हैं, मैं उन क्वेश्चंस पर काम कर रहा हूं। और ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस सप्ताह के बीच में एक बच्चे ने कमेंट किया था इस चीज को लेकर कि सर ईडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ अलग से भी अगर हमारे समक्ष पेश किए जाएं तो इससे हमारा फायदा होगा। बहुत अच्छे सजेशंस का मैं हमेशा वेलकम करूंगा। आपके सामने कुछ ईडियम्स पेश किए जा रहे हैं, मेरे साथ मिलकर समझने की कोशिश करें। बी हाइव। बी हाइव, आपने बी का अर्थ समझा मधुमक्खी। मधुमक्खी की कभी आवाज को ध्यान से सुनने की कोशिश करना। मधुमक्खी की जो आवाज है उनका भिन भिनाना एक कंसिस्टेंसी को बताता है, ठीक है, वो शोर मचा रहता है। और इसको अगर हम इडियमेटिक तरीके से जोड़ने की कोशिश करें तो एक ऐसी जगह जहां पर बहुत ज्यादा शोर शराबा मचता है, इसका मतलब वहां पर लोग बिजी रहते हैं बोलने में या काम करने में। अब बी हाइव का अर्थ बताया गया सीपीयू एग्जामिनेशन में। अब बिजी प्लीज।
नंबर 2 पर देखते हैं ब्लैक शीप। ये बहुत प्यारा शब्द है जिसका अर्थ होता है अ पर्सन विद बैड रेपुटेशन, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसकी रेपुटेशन बहुत खराब है। CHSL 2014 में सवाल पूछा गया। अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, शायद ये इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं। इसके अर्थ को अगर हम समझें तो एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। अब आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है CPO में, MTS में, CGL Tier 1, सर टैक्स असिस्टेंट, IT, CE, बार बार ये परीक्षा में पूछा जाता रहा है। ठीक है, मेरे हर एक एफर्ट्स आपके सिलेक्शन की तरफ आपको बढ़ाएंगे, लेकिन कई बच्चों की बेसब्री इस तरह से होती है कि सर आज ही हमें ऐसा कुछ करा दो, आज ही हमें मोक्ष दिला दो। इट टेक्स टाइम। अगर पेशेंस नहीं है तो किसी भी टीचर से पढ़ना आप लोगों का व्यर्थ है। अगर आपको ये धोखा है कि कोई भी टीचर आपको चुटकी बजाएगा और सिलेक्शन दिला देगा, आप यहीं से मूर्खानंद बनते हैं। सब्र का फल मीठा है बच्चों, साथ चलो, सिखाता चला जाएगा टीचर। नंबर 4 पर आया हमारे सामने अ केक वॉक, एन इजी अचीवमेंट। 2013 में भी पूछा गया और अभी 2019 में भी अपडेट होना है। ये 2019 के भी एग्जाम में CGL प्रीलिम्स में पूछा गया। अ केक वॉक। नंबर 5 अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, इसका मतलब हुआ एन एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग इंसान जिसे बहुत तजुर्बा है किसी पर्टिकुलर फील्ड का। 5 इडियम्स है, मेरे साथ मिलकर बोलने की कोशिश करें। अ बी हाइव, अ ब्लैक शीप, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, अ केक वॉक, अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। थैंक यू। अगले 5 शब्द आपके सामने पेश होंगे, ध्यान दीजिएगा। अ क्लोज फिस्टेड मैन, जिसकी मुट्ठी बंद रहती है, यानी कि वो खर्च करने के लिए तैयार नहीं रहता। अ क्लोज फिस्टेड मैन इज कॉल्ड अ माइजर, कंजूस। CPO 2015 ने पूछा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। अ क्लोज शेव, इसका मतलब होता है कि कोई खतरा आपकी तरफ बढ़ रहा था और आप उससे बिल्कुल बाल बचे, बड़ी मुश्किल से बचे। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, 2 बार परीक्षा ने यह पूछा। अब आपके सामने मैं ईयर वाइज इस चीज को इसलिए मेंशन कर रहा हूं ताकि आप लोगों के दिलों में एक भरोसा जागे कि सर हमारे लिए दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूं बच्चों, मेरी क्लास सुबह 7:50 से शुरू होती है और रात 10 बजे तक मैं क्लास लेता हूं नॉन स्टॉप, और मेरा पैशन है टीचिंग। और तब है ये पैशन जब मेरे स्टूडेंट्स के दिलों में सच्ची शिद्दत है सीखने की, और जहां इज्जत नहीं है इस ज्ञान की, वहां मेरा काम नहीं चल पाता भाई। तो बड़े दिल से सीखने की कोशिश करोगे, मैं कायनात आपके नाम कर दूंगा। और दिल से नहीं सीखने की कोशिश करोगे तो सर आपके पास हीरे भी हों, वो भी कांच से गए गुजरे हैं। अ क्लोज शेव का अर्थ हुआ मुसीबत से बाल बचना। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर। अ क्लोज्ड बुक, अ मिस्ट्री। 2 है शब्द, दोनों का ध्यान रखना। एक हुआ एन ओपन बुक, खुली किताब, कोई भी जिसके बारे में जानता हो, राइट। और अगर हम कहते हैं अ क्लोज्ड बुक, मिस्ट्री, रहस्य, एक ऐसा इंसान, एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई नहीं जानता हो। नंबर 9 पर हमारे सामने है अ क्लोज फिस्टेड मैन। बच्चों जो आपने अ क्लोज फिस्टेड मैन लिखा है ये वही रिपीटेड है, पर दोनों के वर्ष अलग हैं, इसलिए सीक्वेंस थोड़ा थोड़ा बदलता नजर आ रहा है। अब जिसके रिपीटेशन ज्यादा हैं बच्चों उस पर आप पूरा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ईडियम्स एंड फ्रेजेस का लिस्ट कभी बदलता नहीं है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस लिए गए हैं जिस किताब से, वो है किंग जेम्स बाइबल, जो 1911 में लिखी गई थी। उन्हीं से बहुत सारे ईडियम्स एंड फ्रेजेस आप लोगों के लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद वक्त दर वक्त धीरे धीरे ईडियम्स को जोड़ा जाता जा रहा है। नंबर 10 पर आया अ ककू इन द नेस्ट। ककू, डोंट कॉल इट कू, नहीं, इट्स ककू। कैसे बोलते हैं सर? बहुत अच्छे इंसान है। अ ककू इन द नेस्ट, इसका मतलब एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। इसे अगर हम कहने की कोशिश करें, जब कोई कोयल किसी के, ये आप लोगों ने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती। अब अगर कोयल किसी के घोंसले में एंट्री करती है तो वो एक घुसपैठिया है, एन अनवेलकम्ड इंट्रूडर। ठीक है बच्चों, 5 इडियम्स मेरे साथ मिलके फटाफट से रिवाइज करें। अ क्लोज फिस्टेड मैन, अ क्लोज शेव, अ क्लोज्ड बुक, और नंबर 10 पर अ ककू इन द नेस्ट। अगले 5 इडियम्स आपके सामने पेश हो रहे हैं, फोकस करें। अ कट अबव, इसका अर्थ हुआ जो किसी से सुपीरियर नहीं है, जो किसी से सुपीरियर नहीं है। अ कट अबव, रेदर सुपीरियर टू, यानी कि उच्च श्रेणी का जो ना हो। नंबर 12 आपके सामने पेश हुआ अ डैम्प स्क्विब, इसका अर्थ है डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जिसे देखकर आपको बड़ी निराशा होती है।
13 पर आए, अ डार्क हॉर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपके सामने रिपीट होता है, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर CGL Tier 1 2016, और बहुत सारी लिस्ट तो ऐसी भी है जिसको मैं खुद भी नहीं अभी तक देख पा रहा हूँ, लेकिन बार बार पेपर रिपीट करता है इस सवाल को। अ डार्क हॉर्स मीन्स एन अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर, एक ऐसा कॉम्पिटिटर जिसे आप जानते नहीं है पर वो आपके परीक्षा में सामने आता है। आपके इस बैच में 15,000 बच्चे हैं, 15,000 बच्चे अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर हैं, दे आर डार्क हॉर्सेस। और बच्चों याद रखना, इस महफिल में जीतता वो है जिसमें दम हो। अगर कोई बच्चा ये कहता है सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मैं कैसे करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो क्या फर्क पड़ता है। सिलेक्शन के लिए मीडियम से फर्क नहीं, शिद्दत से। यहां से जो स्ट्रॉन्ग है वो जीतता है। डार्क हॉर्स एंड अनफोर्सीन कॉम्पिटिटर। नंबर 14 पर आता है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट मीन्स टोटल मैस। ठीक है जी, यानी कि जिसकी अरेंजमेंट बुरी हो, या जो चीज आपके सामने हो लेकिन वो चीज उलझा कर रख दी जाए, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। ठीक है जी, जैसे इफ यू डोंट माइंड, गली के कुत्तों को हम बासी खाना, कुछ भी खाना, बचा कुचा खाना डाल देते हैं, ये उस कॉन्टेक्स्ट में तैयार किया गया। अ ड्रॉप इन अ बकेट, अगर हम कहें तो ए वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। सर एक बाल्टी में एक बूंद डालने का अर्थ आप समझ ही गए होंगे, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो ये 15, ठीक है, ये 15 आपके सामने आज ईडियम्स मैंने पेश किए बच्चों, इनको बड़े आराम से लिख लें। और मैं आपको सलाह देना चाहता था एक बात का और, कि सर आपका एक सेक्शन ग्रामर जो रेगुलर चल ही रहा है, वो कैब जो रेगुलर चल ही रहा है, इसको लेकर आप अपने 2 अलग रजिस्टर्स मेंटेन करें। ठीक है, और बहुत जल्दी मैं आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन स्किल पर आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगा। कॉम्प्रीहेंशन तक पहुँचने से पहले मुझे आप लोगों का ग्रामर का एक फिक्स्ड आधार तैयार करना होता है, जिस चीज़ के आधार पर मैं आगे की महफिल सजाऊंगा। फाइन, कॉम्प्रीहेंशन पर मैं बहुत जल्दी ही पहुँचने वाला हूँ। एक बच्चे ने लिखा भी है कि कॉम्प्रीहेंशन शुरू, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो चीज़ आपकी ज़रूरी है बच्चों वहाँ पर मैं खुद ही कराऊंगा। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे बच्चों के लिए मुझे महसूस हुआ कुछ कमियां हैं जो भी सुधरनी बाकी हैं। चलिए दोस्तों, 15 ईडियम्स के साथ अब चलते हैं अगली बात पर। पिछली क्लास में हम लोगों का एक बहुत प्यारा सा डिस्कशन हुआ था। बेवजह की बातों से, बेवजह की कमेंटबाजी से ना खुद परेशान हो, ना ही अपने साथियों को परेशान करें। हम इंसान हैं, इमोशनल हैं, ठीक है ना। बड़े प्यार से पढ़ाने का काम करता हूँ भाई, सारा दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, जो इंसान 14 घंटे के लिए अगर पढ़ाने का काम करता है तो सोच के देखो वो परिवार और घर को कितना समय देता है। मेरा तो परिवार भी आप है, घर भी आप ही हैं, और यहाँ से भी अगर कोई बदतमीजी मिलती है तो बहुत दुख होता है बच्चों। महसूस करोगे किसी न किसी दिन आप भी किसी के लिए दिल से कुछ करने की कोशिश करो और सामने वाला आपको जलील करता है, एक सेकंड में दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है, मैं एक चीज जानता हूं, अच्छा इंसान वो नहीं है जो ज्ञान दे, अच्छा इंसान वो है जो जिंदगी जीना सिखाए। मेरे शब्द बड़े गहरे हैं, इनको महसूस करना। अच्छा इंसान वो है जो जिंदगी जीना सिखाए। आपको जिंदगी जीनी है, पूरी जिंदगी पड़ी है। ज्यादा ज्ञान ना देते हुए कहानी को लेके चलता हूं आगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात को समझने का काम किया और हमारी बातचीत पहुंच गई थी बच्चों इंटेरोगेटिव प्रोनाउन पर। एक ऐसा शब्द जो सवाल पूछने का काम करे। फाइन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हम इसे कहते हैं। फाइन, अब इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में जैसे मैं सबसे पहले एक छोटी सी बात को समझने का प्रयास कर रहा था कि ये हु बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्टिव केस, नेम ऑफ अ पर्सन के लिए, और एक शब्द हम लोगों ने समझने की कोशिश की हुम, बेसिकली ये यूज हुआ ऑब्जेक्टिव केस, और ये भी हम यूज करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन के लिए। बच्चों यही बात हम लोगों ने समझने का काम किया, हाँ या ना। अब इस बात को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा सवाल लेकर चलता हूं। मैंने एक छोटा सा सवाल लिखा, हु किल्ड रावणा। मैंने एक छोटा सा सेंटेंस पिछली क्लास में भी लिखा था, तो ये लिखा मैंने, हु किल्ड रावणा। ठीक है, मैं अगर इसका आंसर लिखने की कोशिश करूं तो आंसर मैंने तैयार किया, रामा किल्ड रावणा। मैं एक अधूरी बात को आज पूरा करने की कोशिश करूंगा, और ये अधूरी बात छोड़ी थी हम लोगों ने कहां पर, अपने आप ही समझ में आएगा। तो बेसिकली अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं, मैंने लिखा हु किल्ड रावणा और मैंने यहां लिखा इसी का आंसर रामा किल्ड रावणा, तो आप इस बात को ध्यान से समझें। तो ये जो भी कुछ लिखा है तो एज इट इज रहा। इस हु का जो भी आंसर हम लोगों ने लिखा, नेम ऑफ अ पर्सन सब्जेक्टिव केस में, यही लिखा बच्चों, हाँ या ना। अच्छा बच्चों, अगर मैं इसी लिखे हुए सेंटेंस को ध्यान से देखूं तो ये अपने आप में एक एक्टिव वॉइस है
आप अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाने की कोशिश करोगे तो पैसिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना होता है, ऐसा ही कुछ सिखाया गया। इसका मतलब इस लिखी हुई बातचीत का अगर मैं पैसिव बनाने की कोशिश करता हूं तो पैसिव बनाने के लिए पहले आप लोगों की तरफ से तैयार हुआ रावणा वॉज किल्ड, और जो भी ये हमारे सामने लिखा है डूअर, इसे एजेंट बनाने के लिए हमने लगाने की कोशिश की बाई, और इसके बाद हम लोग लिखने की कोशिश करते हैं रामा। यही भी बातचीत हमारे सामने, अरे भाई हाँ है ना। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो यही हमारे सामने स्ट्रक्चरल चेंज जो पैसिव हमने अपनाया, यही स्ट्रक्चरल चेंज हमें इसका भी लिखना होगा। मैं लिख के देख लेता हूं भाई। इस हिसाब से तो हम लोगों को इसका जब पैसिव बनाना हुआ तो पैसिव बनाने के लिए इस लिखे हुए सेंटेंस का अगर मैं पैसिव बनाता हूं तो पैसिव इसी तरीके से तो लिखा जाएगा। यहां लिखा मैंने रावणा वॉज किल्ड, यही तो चल रहा है हमारा सारा का सारा। और इसको अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो पहले मुझे लिखना पड़ा बाई, और इसके ठीक बाद में इस हु को जब इस प्रेपोजिशन के बाद लिखूंगा तो भैया हु ना होकर इसकी जगह हो गया। अरे बोल नहीं रहे हो यार, बात समझ में आ रही है? भाई एजेंट बनाने के लिए हमने वॉइसेस में सीखने की कोशिश की, हम इसे यूज करते हैं। पैसिव का एजेंट बनाने के लिए प्रेपोजिशन यूज करते हैं। इस प्रेपोजिशन के बाद क्या यूज हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि इस हु को अब ऑब्जेक्टिव केस में लिखने के लिए मुझे हुम लिखना पड़ा। क्लियर है? अब एक सवाल उठता है दिमाग में, और सवाल ये उठता है कि हम किसी भी लिखे हुए सेंटेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो स्ट्रक्चर चेंज करते हैं पर मीनिंग नहीं बदलता, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों अगर इसके स्ट्रक्चर को मैं ऑब्जर्व करना चाहूं तो इनफैक्ट ये जो लिखा हुआ हमारे सामने है सेंटेंस, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन ही तो है, लेकिन जो पैसिव आप यहां लिख रहे हो ये तो हमारे सामने एक एसर्टिव सेंटेंस बन गया। अरे हाँ है ना। दूसरे हल्के लोकल शब्दों में अगर मैं कहूं भैया यहां तो शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड था, यहां पर आपका रावणा का जिक्र होने की वजह से तो ये एक एसर्टिव सेंटेंस बनता नजर आ रहा है। बात गलत जा रही है सर। हम लोगों को इसको भी तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में ही लिखना होगा। इसका मतलब ये जो लिखी हुई बातचीत है इसका जिक्र यहां ना होकर इसके जिक्र को हम लिखने की कोशिश करते हैं यहां पर। और यही वो वजह है, सुन रहा है ना तू, यही वो वजह है कि जब हम इस हु का पैसिव बनाते हैं तो हु के पैसिव की शुरुआत में हमें पैसिव लिखना पड़ता है बाई हुम के साथ। इज माई पॉइंट क्लियर? वॉइसेस के वक्त आप लोग अपनी वॉइसेस की वीडियोस को ध्यान से देखना। वॉइसेस के वक्त कई बच्चों ने पूछने की कोशिश की मुझसे कि सर हु का पैसिव कैसे बनेगा। मैं भी एक तुक्के लगाने वाले टीचर की तरीके से आपको बता सकता था हु का पैसिव बेटे बाई हुम से बनता है। अरे 1 सेकंड लगती है बनाने में, आपको मूर्ख बनाने में 1 सेकंड लगती है। अरे भाई साहब सिखाऊंगा, मैं आग लगाऊंगा हर उस टीचर के दिल में जिसे सिखाना नहीं आता, और हर बच्चे के दिल में ये आग लगाऊंगा कि वो सीखे। क्योंकि पेपर बाद की बातें हैं, जब तक आपको चीजें ठीक से नहीं पता पेपर तक पहुंचने की कैसे सोच सकते हैं। मैं आधी अधूरी जानकारी में लगा दूं आपको, जाओ भाई साहब पेपर दे, क्या बर्बाद हो जाओगे भाई। सीखो, इस दिल के अंदर जलनी चाहिए मशाल। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट फिर कर रहा हूं। मैंने एक सवाल लिखा हु नोज, कोई भी नाम लिख लीजिएगा, हु नोज गौतम। मैं अगर इस लिखे सेंटेंस का पैसिव बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो इस लिखे सेंटेंस का पैसिव बाद में बनाएंगे। पहले मैं इस लिखे हुए सेंटेंस का आंसर तैयार करता हूं, और मैंने इसका आंसर तैयार करने की कोशिश की। एक सवाल का जवाब मैंने तैयार किया, आनंद नोज गौतम। ठीक है बच्चों, यही बात हुई। अब मैं इसका आंसर बनाने के लिए इसी के हु की जगह मैंने आनंद रखा और बाकी का सेंटेंस यूं का यूं, तो क्वेश्चन मार्क का रोल खत्म हुआ। क्लियर है? अब मैं अगर इस लिखे हुए सेंटेंस का पैसिव बनाना चाहूं, आनंद नोज गौतम, तो आप इस गौतम का जिक्र पहले लाओगे। गौतम इज नोन टू आनंद। भाई बात अपनी जगह ठीक हो गई। अब इसी तरीके से मैं इस लिखे हुए सेंटेंस का भी पैसिव लिखने का काम कर सकता हूं, यानी कि आपका जो शुरुआत में आना चाहिए गौतम इज नोन। बच्चों यहां से लेकर यहां तक की बात तो दोनों की सेम ही है। यहां से यहां तक की बात तो दोनों की सेम है, तो दोनों का पैसिव ठीक लिखा मैंने। आगे अगर मैं लिखने की कोशिश करता हूं तो नो के पैसिव में टू का यूज करते हैं। मैं जब इसे ऑब्जेक्टिव केस की तरफ लेकर आऊंगा तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए ऐसे लिखा जाना चाहिए,
हाँ या ना? अभी अभी मुझे समझ में आया कि देखो ये लिखा हुआ हमारे सामने सेंटेंस तो पॉजिटिव सेंटेंस बन गया, पर हमें चाहिए इंटेरोगेटिव के लिए क्वेश्चन वर्ड पहले। इसीलिए लिखी हुई इस बातचीत का जिक्र हम लोग यहां ना रखकर इस बातचीत का जिक्र लिखने की कोशिश करते हैं सेंटेंस की शुरुआत में, और आपका पैसिव बनता है टू हुम के साथ। तो भैया अब मूर्खानंद लोग जागो। कौन कहता है कि हु का पैसिव बाई हुम से ही बनता है? अरे भाई साहब, जैसी प्रेपोजिशन की हमें जरूरत है हम वैसी प्रेपोजिशन यूज करेंगे। कुछ समझ आ रही है बात? ये चीजें आपके वॉइसेस में छोड़ी गई थी। क्यों? क्योंकि ना तो आपको उस समय हु और हुम के फर्क को पता था, ना ही आप लोगों को उस समय ये पता था कि प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस में किस तरह हु और हुम बदलते हैं। इस बात को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वॉइसेस का एक हिस्सा मैंने और कंप्लीट किया है। वॉइसेस की भी कई सारी बातें जो चलते चलते हम सीखेंगे। इस बात को देखना चाहें आप देख सकते हैं। हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो कभी सुलझ नहीं पाए और उलझते चलते जा रहे हैं बस किसी तरीके से। अरे जो चीज जहां सीखने की वहां सीखो ना। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहां तक बड़े आराम से देखने की कोशिश करना। किताबों में भी गलत लिखा हुआ मिलता है। बुरा मत मानिएगा, मैं किसी किताब के खिलाफ नहीं बोलना चाहता। किताब लिखने वाले भी तो इंसान ही है, ये भी क्यों नहीं सोचते भाई? किताबों में भी गलत लिखा हुआ मिलता है। देखो इतनी बड़ी गुस्ताखी मैं आपके सामने पेश करना चाहूंगा। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस पेश किया, हु किल्ड जेसिका। एक फिल्म का नाम याद आ गया मुझे इसलिए लिख रहा हूं। अब कई सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर एक किताब में मैंने लिखा देखा whom was Jessica killed by। किताबों में ये लिखा हुआ मिलता है। अरे आप किस तरीके से इसको ठीक मान सकते हैं भाई? दूर दूर तक ये ठीक नहीं है। अरे जब भी हम किसी भी पैसिव वॉइस में किसी भी डूअर को जब हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं या ऑब्जेक्ट की जगह रखने की कोशिश करते हैं, तो डूअर अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। इस डूअर को हम हमेशा प्रेपोजिशन के साथ जोड़कर लिखते हैं। शायद मैंने आपको ये चीज समझाई है, और इसी वजह से एजेंट बनता है। इसकी भी वजह है, प्रेपोजिशन हमें जाकर बताएगा ऐसा क्यों होता है। तो बिना प्रेपोजिशन के तो हम एजेंट को रख ही नहीं सकते। और यहां आप कमाल कर रहे हो इन दोनों को स्प्लिट करने की। ये तो मूर्खानंद वाली बात है। ये तो फिर वही अजय पैदा हो गया कि 999 रुपए दिए हैं, क्यों नहीं बताएंगे। सॉरी। चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आती उन लोगों को जिनके दिलों में सब्र होता है, जिनके दिल में प्यार होता है। अरे शिद्दत करो यार, मैंने इस लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए सारी उम्र लगा दी यार, तुम सीखो। आज ज्यादा हो रहा है, पढ़ते हैं अगली बात को। देखो दोस्तों, अब तक के जितने भी प्रोनाउंस का जिक्र हम लोगों ने लिया वो एक तरफ, और ये जो मैं जिक्र अब उठाऊंगा ये सारी बात एक तरफ। इसे हम कायदे से कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। जरा एक बार कमेंट्स दिखाएंगे सर, 1 मिनट के लिए बस। अब ये फिर मूर्ख पैदा हो गया एक और। एडजेक्टिव में बढ़ाएंगे बेटा। मोहम्मद साहब कहते हैं 2 साल इधर उधर भटक रहा था, जब से आपसे जुड़ा हूं मेरा लर्निंग एप्टीट्यूड पूरा चेंज हो गया। थैंक्स सर, दिल से मजा आया गया सर, दिल से थैंक्स। सब इम्प्रूवमेंट होगा। मैं किसी पर गुस्सा नहीं होता बच्चों।
शायद ऐसा हो सकता है कि अगर मैं थोड़ा सा गुस्सा हूंगा आप लोगों को चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। So nice of you. So nice of you. चलिए, तो अब बातों को थोड़ा सा लेके चलने की कोशिश करेंगे आगे। सर कमेंट्स वाली सेक्शन को थोड़ा सा हटाएं। थैंक यू एवरीवन। रिलेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने आप में बहुत खूबसूरत प्रोनाउन है। क्यों? रिलेटिव शब्द को थोड़ा सा समझने की कोशिश। ये रिलेटिव रिश्तेदार नहीं है, पहली बात तो ये, ठीक है। पता चले रिलेटिव की अगर हम बात करें तो ये रिलेटिव की बात नहीं है। रिलेटिव प्रोनाउन में अगर हम कहने की कोशिश करें तो अ वर्ड विच रिलेट्स टू द नाउन और प्रोनाउन which is used before it. प्रोनाउन की एक आखिरी बातचीत है सर, और बहुत लंबी बातचीत चलेगी। जितना ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे उतना फायदा होगा। लिखने का काम फुर्सत में करें। हमारे सामने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी, बड़ी ऊंची आवाज में इसको पढ़कर सुना दीजिए। सो नाइस ऑफ यू। अब इस बात को समझने के लिए मैं एक छोटी सी एक्टिविटी कर रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है जो आप लोगों के PQRS में काम आएगी। इसी को हम लोग कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजमेंट। छोटी सी बात है, दूर जाकर मदद करेगी। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कुछ बताया जाता है। एक बार फिर ध्यान से देखें, रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कुछ बताया गया। अब इस बात को समझने के लिए अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिखना चाहूं, मैंने एक छोटी सी बात लिखी, आई नो राहुल हु केम लेट। अगर मैं इस लिखे हुए सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करूं, आई नो राहुल हु केम लेट, तो बड़ा प्यारा है ये शब्द, समझने के लिए बड़ा प्यारा है ये शब्द। थोड़ा ध्यान से देखें, आई अपने आप में एक पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, नो अपने आप में एक वर्ब हुई, और इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ हमारे सामने राहुल। अब मैं अगर इस चीज को थोड़ा ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करूं तो मेरे दोस्तों, इस हु को अगर ध्यान से देखते हैं तो हु रिलेट कर रहा है राहुल को, और इसी राहुल के बारे में यहां पर कुछ बताया गया। इसीलिए ग्रामेरियंस इस छोटे से शब्द को रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आए नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करता है, जिसके बारे में आगे कुछ बताया गया। तो इस हु ने रिलेट किया राहुल को, राहुल के बारे में ये सब कुछ बताया गया। ये तो ही हमारी पहली बात। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो ये हुआ एक सेंटेंस। सेंटेंस को पहले दिन हम लोगों ने समझने का काम किया था। सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन को दो हिस्सों में बांटे तो कंप्लीट मीनिंग और दूसरी बात अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स के 3 हिस्से बांटे गए, सब्जेक्ट, वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। बोलो हाँ। तो इस हिसाब से अगर हम देखने की कोशिश करें तो यहां पर हमारे सामने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है, ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ, ठीक है। आगे अगर हम ध्यान से देखें तो ये भी तो हमारे सामने सेंटेंस है, ये वर्ब रहा और ये ऑब्जेक्ट के नाम पर कुछ लिखा है। तो इसीलिए कुछ लोग इसी चीज को रिलेटिव प्रोनाउन के जैसे ही एक और नाम से जानते हैं, और ये हुआ रिलेटिव कंजंक्शन। सुन रहा है ना तू? इसी को हम कहते हैं रिलेटिव कंजंक्शन। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर अगर हम ध्यान से देखें तो दोस्तों, इस रिलेटिव कंजंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है ये पूरा सेंटेंस। तो जब ये साथ में सेंटेंस जुड़ रहा है तो इसीलिए ग्रामेरियन इसी को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं। अब ये क्लॉज क्या होता है थोड़ा सा सुन लीजिएगा, ज्यादा बात इसके बारे में करना व्यर्थ होगा। क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है। मैंने क्या कहा? क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है, बस इतना याद रखना। क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है। क्लॉज एक सेंटेंस ही होता है। अगर मैं ध्यान से समझना चाहूं तो इस लिखे सेंटेंस के साथ ही जुड़ा हुआ है इसका अर्थ। इसीलिए अगर मैं यहां से लेकर यहां तक की बात करूं तो इसी को रिलेटिव क्लॉज। तो एक ही शब्द के आधार पर 3 मैंने चीजों को समझाने की कोशिश की।
ये मेरे अभी काम आएंगे। सबसे पहली बात तो अगर ये दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है तो इसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जोड़ने का काम कर रहा है तो यही रिलेटिव कंजंक्शन के नाम से भी काम आया, और जुड़ा हुआ इसके साथ एक पूरा का पूरा वाक्य है, इसलिए हम इसी को एक रिलेटिव क्लॉज के नाम से भी जानते हैं। अब कहानी लेके चलते हैं बड़ी खूबसूरत तरीके से। बच्चों, लिखने का काम बाद में, चीजों को समझने का काम पहले। मैं इस बातचीत को समझने के लिए एक छोटी सी कंफ्यूजन तैयार कर रहा हूं। एक हो गई हु और एक हो गई हुम। शायद पिछली क्लास की जो बात हम लोगों ने पढ़ी है, मैं उसी चीज के आधार को तैयार करने की कोशिश करूंगा। कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने दोस्तों 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। अब इन चारों के चारों सेंटेंसेस को अगर हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें तो ये जो चारों के चारों सेंटेंसेस हैं, बेसिकली ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? अगर ये सेंटेंसेस अलग हैं तो सर जब तक अलग हैं तब तक तो कोई कहानी लेना देना है ही नहीं। जब तक ये आपस में पास नहीं आए, जुड़े नहीं, तब तक हम लोगों को कोई फंक्शन समझ नहीं आएगा। राइट? अब एक छोटा सा सवाल मेरे दिल में आता है कि कोई इंसान अगर आपके ग्रुप में, हर किसी इंसान का अपना एक पर्सनल ग्रुप होता है, एक सर्कल होता है, कोई इंसान अगर आपके ग्रुप में जुड़ता है तो सबसे पहले परिवर्तन किस में आए? उस इंसान में या आपके ग्रुप में? जस्टिफाइड। सबसे पहले उस इंसान के अंदर परिवर्तन आएंगे, उसके बाद आपके ग्रुप में कुछ परिवर्तन आएंगे। आप 4 लड़कों का ग्रुप है, अगर कोई लड़की आपके ग्रुप में शामिल होने, बस हो गए खतरनाक, यहीं बेहोश हो गए सारे के सारे। हाँ, सबसे पहले उस इंसान के अंदर चेंजेस आएंगे। वो अपने रिस्क पर जुड़ रहा है भाई आप लोगों के ग्रुप में, हाँ है ना? तो मजाक में एक बात समझने को मिली सर, यहाँ 2 सेंटेंसेस जब आपस में जुड़ेंगे तो पहले चेंजेस सेकेंड सेंटेंस में हमें ऑब्जर्व करने होंगे। मेरे सामने 2 सेंटेंसेस अलग लिखे हैं। राम सॉ गीता, शी मिस्ड द ट्रेन। अगर मैं ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो यहां इस लिखे हुए सेंटेंस में जिस शी की मैं बात कर रहा हूं वो गीता के लिए यूज हुआ है। अगर ऐसी बातचीत है तो शी को हटाकर इस गीता के लिहाज को जोड़ने की कोशिश की हम लोगों ने हु के साथ। सेंटेंस आपस में जुड़ते हैं। अगर मैं कहना चाहूं शेखर हेल्प्ड अ लेडी, शी वाज क्राइंग बिटरली। अगर मैं जिस शी की बात कर रहा हूं वो किसके लिए कह रहा है? लेडी। इस वर्ब से ठीक पहले आ रहा है ये सब्जेक्टिव केस, तो दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग जोड़ते हैं हु के साथ इन्हें। अगले सेंटेंस पर काम करते हैं। कीट्स वाज अ पोएट, द स्कॉलर्स अप्रिशिएट हिम फॉर द इमेजिनेशन। अब अगर हम जिस पोएट की यहाँ पर बात कर रहे हैं उसी के लिए यूज हुआ है हिम, तो इस हिम को यहाँ से हटाकर वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज हुआ और इसीलिए हम लोगों ने यूज किया हु। अगले सेंटेंस को अगर ध्यान से देखें, मोनिका loved a boy, the family rejected him। मैं जिस बॉय की बात कर रहा हूं उसी के लिए हिम का यूज हुआ, तो इसका मतलब ये वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस हटाया हमने इस हिम को, और दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम लोगों ने महसूस किया यहां पर क्या आना चाहिए बच्चों?
हूं। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा सा कायदे से हम समझ सकते हैं। इन सभी के सभी सेंटेंसेस के अंदर ट्रिक बनती है, और क्या है ट्रिक्स, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। जब हम दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं हु के साथ, तो बच्चों इस हु से ठीक पहले हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है नेम ऑफ अ पर्सन। क्या लिखा मिलता है बच्चों? नेम ऑफ अ पर्सन। और इस हु के तुरंत बाद हम लोगों को लिखी हुई मिलती है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। अगर बात को ध्यान से हम देखें तो हु से ठीक पहले लिखा मिला हमें नेम ऑफ अ पर्सन, और इस हु के बाद जो लिखा मिला वो लिखा मिला मेन वर्ब। क्लियर है? सेंटेंस 2 को ध्यान से देखें। इस हु से ठीक पहले लिखा मिला मुझे नेम ऑफ अ पर्सन, इस हु के बाद अगर मैं देखता हूं तो हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बच्चों? दूसरी ट्रिक अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो बात बनती है कुछ ऐसे कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम भाई हुम के साथ रिलेट करते हैं। किसके साथ रिलेट करते हैं? हुम के साथ। तब जब हम इस हुम से ठीक पहले यूज करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, लेकिन इस हुम के ठीक बाद हम लोगों को लिखा हुआ मिलता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो पहले सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता, इसीलिए हमने उसे कहा डिफरेंट सब्जेक्ट। अब अगर ऐसे हिसाब को हम लोग देखने की कोशिश करें तो भैया अगर ऐसे हिसाब को हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो हुम से ठीक पहले लिखा मिला नेम ऑफ अ पर्सन, और हुम के बाद हमें लिखा मिला एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस में कहीं कोई जिक्र नहीं है। यहाँ तक की बात ठीक है? इस सेंटेंस को देखना चाहें तो बड़ी क्लियर होगी बातचीत। हुम से पहले लिखा मिला नेम ऑफ अ पर्सन, और हुम के बाद लिखा मिला एक ऐसा सब्जेक्ट जिसका पहले सेंटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो हो गई जी हमारी पहली बात। अच्छा बच्चों, अब एक तीसरी बात पर मैं लेकर चलना चाहूंगा। मैं अगर कहूं किसी भी दुकान के बाहर में जाकर खड़ा हुआ, दुकानदार मेरे को उससे पूछता हाँ भाई क्या चाहिए, मैंने उससे कहा गिव मी अ पेन, तो वो मुझसे क्या पूछेगा? वो मुझसे पूछेगा कौन सा पेन? अरे हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं आप लोगों के सामने आकर कहूं, अगर आपके सामने मैं आकर कहूं मुझे एक किताब दो, तो आप मुझसे पूछोगे ना कौन सी किताब? भाई किताब तो कोई भी हो सकती है। अगर मैं यही चीज ऐसे कहने की कोशिश करूं, मुझे वो किताब दो जो परसों मैंने तुम्हें दी थी, इसका मतलब मैं किताब को स्पेसिफिक बना रहा हूं। कैसे? इस किताब के साथ एक इंफॉर्मेशन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। छोटा सा नियम तैयार हुआ। जब हम जनरल सेंस कन्वे करते हैं, जनरल सेंस कन्वे करने के लिए हम किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं, राइट? लेकिन अगर इसी की सेंस को हम थोड़ा सा स्पेसिफिक बनाने का काम करें तो आर्टिकल ए या एन को छोड़कर हम इसके साथ जोड़ते हैं द। इसको थोड़ा ध्यान से समझें। मैं इस सेंटेंस को अगर देखना चाहूं तो यहां तक मेरे सेंटेंस को पढ़ा, शेखर हेल्प्ड अ लेडी। ये लेडी कोई भी हो सकती है, ये लेडी कोई भी हो सकती है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके साथ ये रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने की कोशिश की तो ये लेडी कोई और नहीं, ये वो लेडी है जिसकी इंफॉर्मेशन यहां दी गई। इसीलिए यहां से इस आर्टिकल ए को हटाकर हम लोग चुनते हैं इसके लिए द। मैंने एक सेंटेंस लिखा आपके सामने, कीट्स वॉज अ पोइट। होगा कोई पोइट, हमें क्या लेना देना। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने यहां इसके साथ एक रिलेटिव क्लॉज को जोड़ दिया तो ये कीट्स एक स्पेसिफिक पोइट हुआ जिसके बारे में आगे बताया गया है। इसीलिए हम लोगों ने इस ए को हटाकर यहां पर चुना इसके लिए आर्टिकल द को। एक अगली बात से मैं मिलाना चाहूंगा, सर मोनिका लव्ड अ बॉय। होगा कोई भी लड़का, लेकिन जब इसी के साथ हम लोगों ने एक रिलेटिव क्लॉज को जोड़ने की कोशिश की, इस ए की जगह हम लोगों को यूज करना पड़ा आर्टिकल द। तीसरी ट्रिक तैयार होगी दोस्तों कि लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर चाहे मैं हूं चाहे हुम, हालांकि इनका फर्क मुझे बता दिया गया है, तो बच्चों इससे ठीक पहले हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन से ठीक पहले आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं, इसकी जगह हम यूज करते हैं आर्टिकल द। पहले इस बात को थोड़ा ध्यान से देखें। लिखना बच्चों बाद में देखने के लिए समय देना चाहूंगा मैं, फटाफट से नजरें निकाल लीजिए।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि पहले यहां तक की बात आप लोगों ने देख ली होगी। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस पर बेहोश करना शुरू करूंगा और ये बात काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है हमारे बीच। बातों को तेरी हम भुला ना सके, ना जुदा हो सके। बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर आप गुनगुनाते क्यों हो? इसके पीछे बहुत गहरा रहस्य है। आपके अंदर जब सच्चा ज्ञान होता है तो गीत जन्म लेता है। मीरा का नाम सुना आपने? मीरा, कृष्ण प्रेम दीवानी। मीरा ने कभी कोई भजन गाया नहीं, कोई भजन लिखा नहीं, लेकिन जब कृष्ण प्रेम उनके शरीर में रोम रोम में घूमता था तो भजन के रूप में वो गाती थी, गुनगुनाती थी, वो झूमती थी, वो नाचती थी। जिस दिन आपको कहानी समझ आनी शुरू हो जाएगी आप भी नाचोगे। सर 5 सवाल लिख रहा हूं तेरे लिए। नॉर्मल चलना है ना? मैंने आपके सामने दोस्तों 4 सवाल लिखे हैं और उम्मीद करता हूं इन 4 सवालों पर लेकर आप थोड़ा सा काम शुरू करेंगे, फिर हम बातों को आगे लेकर चलेंगे। तो मुझे लगता है आप लोगों ने अपने अपने आंसर्स भर दिए होंगे। यहां पर भरवाया होगा, यहां पर भर दिया होगा, यहां पर भी अपना आंसर फिल किया होगा और यहाँ पर भी अपना आंसर फिल किया होगा। आओ दोस्तों मिलकर इस बात को थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं ये चीज़ कहाँ तक ऑथेंटिक है और कहाँ इसमें गड़बड़ हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 1 पर अगर मैं काम करना चाहूँ तो राहुल वेलकम द गेस्ट्स हु केम फ्रॉम द यूएसए। हु से ठीक पहले लिखा मिला मुझे नेम ऑफ अ पर्सन और इसी हु के ठीक बाद लिखा हुआ मुझे मिलता है केम फ्रॉम द यूएसए, यानी कि एक वर्ब के साथ बात हो रही है तो इसका मतलब ये अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करता हूं तो संजीव असिस्टेड द यंग गर्ल हुम आई थिंक हैड। एक मिनट रुको, क्या लिखा है? आई थिंक हैड, कुछ गड़बड़ है। आई थिंक हैड, क्या आपने आज तक कोई ऐसा सेंटेंस बनाया है जिसमें हम पहले मेन वर्ब का जिक्र करें और उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करें? क्या आपने कभी कोई सेंटेंस, क्या मैं कह सकता हूँ आई टीच, आई टीचिंग एम इंग्लिश, इफ आई से यू अंडरस्टैंड विल माई प्रॉब्लम सम अदर डे। आप कहोगे सर बेहोश तो नहीं हो रहे हो? बात तो गड़बड़ है। लॉजिकली चीजों को समझने का काम करते हैं। अगर इस लिखी हुई बातचीत को मैं पढ़ना चाहूं तो आई थिंक के साथ ये हैड लॉस्ट हर पर्स तो कहना ठीक नहीं है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा। इस आई थिंक को मैं अगर यहां से उठाकर सेंटेंस के आखिर में जनाब जरा पढ़कर सुनाएंगे? पढ़ो भाई पढ़ो।
पढ़ के देखो बेटा। अब इसी लिखे हुए छोटे से हिस्से को अगर मैं यहां से उठाकर सेंटेंस की शुरुआत में जनाब जरा पढ़कर दिखाएंगे? करो भैया, एक्सपेरिमेंट करो। वेरी गुड सर। अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को यहां से आई थिंक को हटा ही दूं, फिर से पढ़कर सुनाएं। नाइस। तीन एक्सपेरिमेंट किए आप लोगों ने और तीनों के तीनों एक्सपेरिमेंट में मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसकी जगह को चुना होगा हु। बोलो हाँ। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने सिर्फ पढ़ने के लिए किए। अब इस बात को कायदे से मैं जोड़ने की कोशिश करूं तो बात बहुत अच्छे से हमें समझ आती है। और बात क्या समझ आती है, मैं अगर इस बात को ध्यान से देखूं तो ये कायदा समझ में आया कि इस आई थिंक के बाद ये जो लिखा हेड है ये एक परेशानी कर रहा है। अगर मैं इस बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो आई थिंक का इस हेड से कोई लेना देना नहीं। इसीलिए जब हमने इसे सेंटेंस को हटाकर देखा तो सेंटेंस की मीनिंग पर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं इस बात को बड़े सेंसिबल तरीके से समझूं तो बात और अच्छे से क्लियर होती है। देखो बच्चों, ये आई थिंक तो इस सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता, ये एक्सपेरिमेंट करके हमने देख लिया। लेकिन हमारे सामने आ रही है ये एक हेल्पिंग वर्ब। और भैया किसी भी सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग और मेन वर्ब तब यूज होती है जब उसके पास कोई सब्जेक्ट हो। अब इसके पास कोई सब्जेक्ट नाम की चीज नहीं, ये रिवर्स में आया तो सब्जेक्ट कहाँ होना चाहिए? यहां पर। तो सब्जेक्ट सब्जेक्टिव केस में ही होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने इस हु को हटाकर इसके स्थान पर लिखने का काम किया। अब यहां से हमारे सामने एक चौथी ट्रिक तैयार होती है, इसे थोड़ा ध्यान से समझने का काम करें। हम लोग लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जब रिलेट करने की कोशिश करते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, मैं इस नेम ऑफ अ पर्सन को आसान बना देता हूं। ये जो नाउन और प्रोनाउन हम लोगों ने लिखा है इसे आसान बना लेते हैं और इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं एंटीसीडेंट कहकर। क्या कहकर? एंटीसीडेंट। जब एंटीसीडेंट हमारे सामने लिखा हुआ मिले नेम ऑफ अ पर्सन तो बच्चों हम लोग हु को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को बेवजह ऐसे कुछ सेंटेंस लिखे मिलते हैं जैसे वी थिंक, वी फेल्ट, दे सेड, या ऐसा कोई भी सेंटेंस हमें लिखा हुआ मिलता है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हु रिलेट कर रहा है नेम ऑफ अ पर्सन और कहानी आगे इसी हु के साथ जुड़ती है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब के साथ। क्या मेरी बात शब्द समझ पाए? ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस आपको सिर्फ कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं कि आप डिफरेंट सब्जेक्ट देखते यहाँ हुम चिपका दो। इज माय पॉइंट क्लियर? एक बार फिर से समझें। मेरे सामने सेंटेंस लिखा, द टीचर स्कोल्डेड देम हुम वी फाउंड केम। सर वहीं की वहीं रह गया सवाल। इस वी फाउंड का ताल्लुक तो मुझे समझ आया नहीं, लेकिन इस केम के लिए, लेट के लिए सब्जेक्ट कहाँ है? तो इसके सब्जेक्ट के हिसाब से हमें इसी को बनाना पड़ेगा। कौन से केस में? सब्जेक्टिव केस, क्योंकि रिलेट कर रहा है किसको? मैम। इसलिए इनफैक्ट यहां पर क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का बड़ा ध्यान रखें, ये बहुत अच्छे से परेशान करता है। एक आखिरी सवाल, आरुषि न्यू हिम whom we found in the street। अब इस वी का देखें, सब्जेक्ट हुआ, ये हमारी वर्ब, और इसी के लिए जो भी लिखा है ये फिलहाल के लिए एक ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब ये तो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस है। whom रिलेट कर रहा है नेम ऑफ अ पर्सन डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, तो ये अपनी जगह सही है। एक बार इसे ध्यान से देख लें, फिर कहानी करते हैं शुरू आगे। चलिए दोस्तों, इसी तरह की प्रैक्टिस पर आपको फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा। पूरा प्रोनाउन एक तरफ, रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ। फिर कह रहा हूं, पूरा प्रोनाउन एक तरफ, रिलेटिव प्रोनाउन एक तरफ। इसे ध्यान से ना समझा तो भैया प्रोनाउन का ही मजा नहीं है।
और ये आप लोगों के PQRS की फाउंडेशन है। तभी तो कहता हूं यार, सिस्टमैटिक सीखोगे ना तो ठीक है, और उलझने वाले हिसाब किताब में सीखोगे बर्बाद हो जाओगे। 5-6 सवाल फिर लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हैं, बस अपने आंसर्स पर फोकस करें बच्चों। चलिए दोस्तों, एक एक आंसर को वेरीफाई करते हैं और सुलझना शुरू करते हैं। सेंटेंस 1 की अगर मैं बात करता हूं, मोहिनी इनवाइटेड हिम, दे बिलीव कुड हेल्प हर। मुझे लगता है आपके आंसर सब बिल्कुल क्लियर होते चले जा रहे हैं, और यहां से तैयार किया आपने हु। नेक्स्ट सेंटेंस पर अगर मैं कहना चाहूं, शी विल मैरी द बॉय हर फादर विल सिलेक्ट, तो अगर देखें ध्यान से तो डिफरेंट सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि तो पूरा ही सेंटेंस है, इसीलिए आपकी तरफ से यहां पर चुना हुआ हुम का। कॉल हिम यू थिंक कैन डू इट, ये आपके सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता, आपको इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट चुनना पड़ा, इसलिए आपने चुना हु। नेक्स्ट सेंटेंस पर आता हूं मैं, लिखा है भल्लाल किल्ड केम इन हिज वे, आपने यहां पर चुनने का काम किया हु। मेरे दिल में एक सवाल आया, कहो तो पूछ लूं। मेरे दिल में एक सवाल आया, सवाल क्या कहता है, ध्यान से सुने। सवाल ये कहता है, इससे पहले लिखे हुए सेंटेंसेस में अगर मैं ध्यान से देखूं तो हु रिलेट कर रहा है हिम को, इसी के बारे में ये इंफॉर्मेशन बताई। हुम रिलेट कर रहा है द बॉय को, जिसके बारे में डिफरेंट सब्जेक्ट यहां से ताल्लुक रख रहा है। हु रिलेट कर रहा है इस हिम को, जिसके बारे में आगे ये बात बताई गई। हु रिलेट कर रहा है
किसको? सवाल बदल गया। ध्यान से सुने, थोड़ी देर पहले मैंने कहानी शुरू की थी। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा शब्द हुआ जो अपने से पहले आए, नाउन या प्रोनाउन, शायद इसी को हमने एंटीसीडेंट कहा। रिलेटिव प्रोनाउन एंटीसीडेंट को रिलेट करता है, लेकिन यहां तो कोई एंटीसीडेंट है ही नहीं। उलझन मेरी सुलझा दे, यहां से बातें दो निकल कर आती हैं सामने। वो बातें क्या हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। मैंने दो शब्दों का आपके सामने जिक्र किया, एक मैंने कहा डेफिनेट और एक शब्द मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्तों इनडेफिनेट। इन दोनों को ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक मैंने कहा डेफिनेट और एक मैंने कहा इनडेफिनेट। डेफिनेट का ताल्लुक क्या कहता है दोस्तों, जब आप किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले लिखा हुआ देखते हैं एंटीसीडेंट, तो ये हुआ आपका डेफिनेट। क्या हुआ? डेफिनेट। ठीक। और अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं आपके इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट नाम की चीज हो ही ना, इसे हम कहते हैं इंडेफिनेट। और ऐसे मामले में हम लोग इनके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं किस चीज को? एवर को। किसको जोड़ने की कोशिश करते हैं? एवर को। अब इन दोनों बातों को ध्यान से समझो। मैंने कहा उस लड़के को बुलाओ जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तो आप डेफिनेट बात कर रहे हो सर, लड़के को बुला के ला रहे हो। अगर मैं इसे हटाकर कहता हूं उसे बुला कर लाओ जिसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की, तो हो सकता है आप लड़के को बुला लाए, लड़की को बुला लाए, किसी बड़े इंसान को बुला लाए, हो सकता है आप किसी ग्रुप को बुला के लाए, इंडेफिनेट कोई भी हो सकता है। तो इस तरह के मामले में अगर हम बात को ध्यान से समझें, तो जब एंटीसीडेंट हमारे सामने लिखा नहीं मिलता तो हम इसके इंडेफिनेट बिहेवियर को लेकर चलते हैं और सफिक्स करते हैं एवर को। समझ आई बात? अगले सेंटेंस को ध्यान से देखो, इन दोनों के दोनों सेंटेंसेस को रिलेटिवली जोड़कर देखो, समझ आएगा। कॉल के बाद ये लिखा, इसका एंटीसीडेंट बना, लेकिन यहां हम रिलेट अगर कर रहे हैं तो ध्यान से देखो एंटीसीडेंट नाम की चीज नहीं, हाँ है ना। और आगे आ रही है एक आपके सामने वर्ब, तो सिर्फ हु के साथ नहीं चलेगा काम बच्चों, और इसी के साथ हमने रिलेटिवली इंडेफिनेट बिहेवियर रखा। अगला सेंटेंस, शी ट्रस्ट्स ब्लैंक आई थिंक नोबडी लाइक्स। सबसे पहली बात तो हम जिसे रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो एंटीसीडेंट नहीं, ये वाला हिस्सा हमारे सेंटेंस से ताल्लुक नहीं रखता। तो जो भी हम लोग एंटीसीडेंट के लिए यहां पर लिखा हुआ देख रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ सेंटेंस लिखा, इसका मतलब यहां पर यूज होना चाहिए हुम। एंटीसीडेंट ना होने की वजह से क्या लिखा गया? एवर। पहले यहां तक की बात को थोड़ा ध्यान से देखें, फिर चलते हैं आगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये चीज यहां तक देख ली होगी, समझ ली होगी। चलिए महफिल सजाते हैं थोड़ी आगे के लिए। डेफिनेट और इंडेफिनेट के इस फंक्शन को थोड़ा ध्यान से हमेशा याद रखना बच्चों, बहुत प्यार से उलझाती है ये बात। एंटीसीडेंट का होना क्या कहती है और एंटीसीडेंट का ना होना क्या कहता है।
मैं कुछ सेंटेंसेस लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें, फिर कहानी को लेके चलते हैं आगे। मैंने आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, थोड़ा सा कोशिश करें इन पर काम करने की। आंसर्स बनाएं प्लीज, डोंट ट्राई टू राइट एनीथिंग। सर कमेंट्स दिखाना सर, कैसे चल रहे हैं। आंसर्स बनाए फटाफट से, कुछ लोग आंसर्स नहीं बना रहे हैं।
हाँ भाई शिकारियों, फटाफट से आंसर्स बताओ, ऐसे थोड़ी बैठे रहोगे। अंकित साहब कह रहे बहुत बढ़िया सर, पहली बार लाया हूँ और रोज लाइव होऊंगा। लाइव का ही मजा है बेटे। जो लोग रिकॉर्डेड के चक्कर में पड़े रहते, रिकॉर्डेड होता है जिसने लाइव अटेंड कर लिया, उसे रिकॉर्डेड का पढ़ने में मजा आता है। ठीक है। धीरज कह रहा है सर नीरज की फोटो दिखाओ, नीरज को स्क्रीन पर लेकर आओ। नीरज को स्क्रीन पर लेकर आओ, मैं नीरज को स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। आओ नीरज। नीरज, नीरज हमारी करियर बिल्ड टीम का एक जानदार सिपाही है। प्लीज वेलकम नीरज। चलो फटाफट, आज तुम लोग नीरज को देखो। ही इज माई लवलीएस्ट, ही इज द लवलीएस्ट पर्सन इन दिस करियर बिल्ड टीम। बहुत हैंडसम लड़का है। ठीक है, अब ठीक है। बच्चे की इच्छा थी, वो बार बार कह रहा है धीरज आपको कि नीरज से मिलाओ। नीरज, धीरज यू टू आर ब्रो। ठीक है, चलिए मुझे लगता है सारे आज मजे ले रहे हैं। थैंक यू नीरज। इन सर का डेडिकेशन इतना है अपने स्टूडेंट्स के लिए, एक एक के सेकंड आपको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। देखना कुछ और किसी शिकारी ने लिखा क्या। चलो भाई अलकायदा, अपनी कहानी को लेकर चल लेते हैं। थैंक यू सर। एक एक शब्द को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करें। तो भैया यहां लिखा है शी गेव मी अ पेन। अगर मैं यहां पर हुम लिखने की कोशिश करता हूं तो रिलेट हम नेम ऑफ अ पर्सन को नहीं कर रहे। यहां तो नेम ऑफ अ पर्सन का जिक्र नहीं है, यहां पर पर्सन आ गया, पर्सन की जगह यहां पर आ गया। कॉन्टेस्ट किस टाइम है सर? 10 बजे है। एक बच्चा अभी भी कह रहा है कि कॉन्टेस्ट पे चलो। बच्चों 10 बजे आप लोगों का कॉन्टेस्ट शुरू होगा। और मैं कह रहा जी आज बहुत सारा पैसा बरसना है। ठीक है, आज हमारे पवन सर हैं, वो पैसा अपने दोनों हाथों से लुटाएंगे। फाइन, तो बड़ा धूम धड़ाका होना है। उसमें कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस भी होंगे और बहुत अच्छी टीम आप लोगों से सवाल पूछेगी, मैं नहीं हूँगा। तो बड़े मस्ती के साथ अपने जवाब दीजिएगा और खूब जीतिए। अपने दोस्तों के बीच फैला दो इस आग को कि करियर विल कितनी कोशिशें करता है अपने बच्चों के लिए। लव यू ऑल। कहानी को वापस लेके चलते हैं। इस कहानी में एक चीज हमें समझ में आती है कि रिलेट करने के लिए अगर नेम ऑफ अ पर्सन की जगह मुझे लिखा मिलता है ऑब्जेक्ट या फिर लिखा मिलता है एनिमल, तो भैया रिलेट करने के लिए एंटीसीडेंट की जगह अगर लिखा मिला ऐसा कुछ तो हम लोग चुनते हैं विच को। देखो धीरे धीरे हमारी ट्रिक्स का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो इस लिखे हुए सेंटेंस में इस हुम की जगह हम लोग यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ गए विच का जिक्र आए। दिस इज अ डॉग। बच्चों कहानी खत्म हो गई विच। और याद रखना विच के साथ जरूरी नहीं है कि आप आर्टिकल द का यूज करें। मीट माई फ्रेंड विच इज वेरी नॉटी, सवाल ही गलत हुआ। नेम ऑफ अ पर्सन को रिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हु का जिक्र है। शी बॉट अ शर्ट हुज कलर इज पिंक, सवाल अपने आप में ही गलत हुआ। अब इसे ध्यान से समझें। अब इस लिखे हुए सवाल को अगर मैं ध्यान से समझने की कोशिश करूं तो इसके पीछे एक छोटा सा नियम काम करता है और इसे हम कहते हैं पोजेसिव। क्या कहा? पोजेसिव। पोजेसिव कह लो, चाहे आप इसे पोजेशन भी कह सकते हो। हम लोगों ने नाउन के दौरान समझा था कि पोजेशन बेसिकली दो तरह का होता है, हाँ या ना, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। अब अगर लिविंग के पोजेशन की हम बात करते हैं, यानी कि लिविंग नाउन अगर हमें लिखा मिलता है तो मेरे दोस्तों इसके पोजेशन में हम लोग यूज करते हैं हुज, और हुज के बाद मेंशन करते हैं पी का मतलब पोजेशन। प्रियंका चोपड़ा नहीं, पी का मतलब हुआ पोजेशन। लेकिन अगर मेरे भाई हमें लिखा हुआ मिलता है नॉन लिविंग नाउन तो हम क्या करें? जैसे अगर मान लो मैं आपके सामने लिखने की कोशिश करूं टेबल्स लेग, तो आप कहोगे सर गलत है, पहले लेग एपोस्ट्रोफेस के लिए ऑफ और उसके बाद आप लिखने की कोशिश करें टेबल। ठीक, ऐसी ही बात है ना हमारे सामने। तो इसका मतलब आ गया नॉन लिविंग वाला व्यवहार हमारे सामने। और इस नॉन लिविंग में हम लोग पहले मेंशन करने का काम करते हैं पोजेशन, ठीक इसी के बाद हम मेंशन करते हैं ऑफ, और नॉन लिविंग थिंग के नाम पर हम मेंशन करते हैं विच। तो इन दोनों का फर्क थोड़ा ध्यान रखें। अब इस लिखे हुए हिस्से को देखें, शी बॉट अ शर्ट हुज कलर, ठीक करें बच्चों इसको, और लिखा जाना चाहिए द कलर ऑफ विच, क्योंकि ये जिसे रिलेट कर रहा है वो शर्ट है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पर काम करते हैं। दिस इज द कार हुज चलान, गलत जा रहे हैं सर, कार लिविंग नहीं है, हुज के साथ ताल्लुक नहीं रखा जाए, तो लिखा जाना चाहिए द चलान ऑफ विच। Next sentence we have, I called up, अरे नाम है भाई ये किसी का, ठीक है, I called up का ना, the books of which, बिल्कुल गलत जा रहे हैं सर, नेम ऑफ अ पर्सन हो गया,
तो आप इसे ठीक लिखने की कोशिश करें और लिखा जाना चाहिए हुज बुक्स। आखिरी सवाल पर काम करते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे बड़े प्यार से। अब अगर मैं इस लिखी हुई बातचीत को थोड़ा ध्यान से देखने का काम करूं, चूज द शर्ट। अब देखो ये तो हमारे सामने एंटीसीडेंट हुआ, इसीलिए आप लोगों ने चुना विच। अगर ध्यान से देखने की कोशिश करें, चूज, यहां पर अगर एंटीसीडेंट नहीं लिखा, अब ये एंटीसीडेंट यहां की जगह कहां पहुंच गया, यहां पर। इसलिए देखो विच का तो हम लोग यूज करेंगे, लेकिन इसी को इंडेफिनेट बनाने का ताल्लुक हमें लेकर चलना पड़ेगा एवर के साथ, राइट। आखिरी सवाल को अगर हम देखते हैं तो ये सवाल और भी प्यारा हुआ, क्यों? चूज ब्लैंक यू लाइक। देखो बच्चों, ना तो यहाँ पर एंटीसीडेंट का जिक्र है और ना ही आगे जिस पर पोजीशन बता रहे हैं हम शर्ट यहाँ लिखा। तो अब इस लिखे हुए सेंटेंस को हम लिखने की कोशिश करेंगे चूज, और इसके बाद हमने लिखा इधर दैट, और दैट के लिए हमने लिखा विच। अब ये दोनों के दोनों शब्द आपस में टकराकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करते हैं, और इस नए शब्द का जिक्र लिया हमने व्हाट। जब एंटीसीडेंट इधर भी नहीं हो और आगे भी नहीं लिखा हो तो दैट और विच लिखे जा सकते हैं। इन दोनों को मर्ज करके हम लोग यूज करते हैं व्हाट को। इस बात को थोड़ा ध्यान से देख लें, उसके बाद चलते हैं आगे। रिलेटिव प्रोनाउन काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत बेहतरीन सवाल इससे पूछे जाते हैं। जितनी जानकारी लो उतना कम लगता है, जितना पढ़ने की कोशिश करो उतनी चीजें कम लगती हैं। चलिए बच्चों, एक आखिरी रिलेटिव प्रोनाउन से मैं आप लोगों को मुलाकात करा देता हूं और उसके बाद चीज़ों को वाइंड अप करेंगे, और मंडे को हमारी मुलाकात होगी प्रोनाउंस के प्रैक्टिस सेशन पर हम काम करेंगे। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन के आखिरी इस दायरे में एक बड़ा प्यारा शब्द हमारे सामने आता है, इसे हम कहते हैं दैट। क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करता है। छोटे छोटे नियम है, फटाफट से समझने का काम करें। सबसे पहला नियम कहता है कि दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ने की कोशिश करते हैं जब लिखे हुए पहले हिस्से में हम लोगों को लिखा हुआ नजर आए सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री का जिक्र हम पहले भी सुन चुके हैं, जिनके अंत में लिखा मिले EST, IEST, मोस्ट या लीस्ट। अगर मैं सवाल लिखने की कोशिश करूं, शी इज द टॉलेस्ट गर्ल, तो हम हु को छोड़कर, हुम को छोड़कर दैट आई हैव सीन हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए दैट। एक दूसरा नियम समझने से पहले लिखने की कोशिश करूंगा मैं, आई नो द बॉय एंड हिज डॉग हु विच इज स्टॉक्ड बाय ऑल। अब देखो ध्यान से इस सेंटेंस को, अगर इस हु के मुताबिक देखूं तो बॉय सही, लेकिन इसके हिसाब से डॉग सही नहीं। विच के हिसाब से डॉग सही, लेकिन बॉय सही नहीं। दोनों अलग अलग कैटेगरी से हुए, हाँ है ना। यही नियम तैयार करना था मुझे, और ध्यान से समझने की कोशिश करें। दो अलग अलग सेंटेंसेस को हम दैट से जोड़ने की कोशिश करते हैं जब हमारे सामने दो अलग अलग कैटेगरी के नाउन्स लिखे नजर आए। अलग अलग कैटेगरी का मतलब क्या हुआ? एक नाउन नजर आए इंसान, एक हुआ एनिमल। तो इन दोनों चीजों को हटाकर, इसीलिए ज्यादा बेहतर हुआ हु और विच को हटाकर हम लोग यूज करें इसके लिए दैट। ठीक है बच्चों, एक अगली कैटेगरी को समझने के लिए, जैसे अगर मैं सवाल लिखूं, हु इज द बॉय हु किल्ड द स्नेक, तो आपके दिमाग में एक नया सवाल उठता है। अगर आप इसे ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें तो भैया हु से आप जब सवाल पूछ रहे हैं तो दोबारा से ये हु क्या कर रहा है?
इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सेंटेंस में अगर दो जगह पर हम हु का यूज करते हैं तो सामने वाले को मीनिंग डैमेज होता नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये तो अपने आप में इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि ये अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो रिलेट कर रहा है इस बॉय को। इसका मतलब ये समझ आ रहा है कि जब हम लिखे हुए सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड का जिक्र करते हैं तो क्वेश्चन वर्ड के जिक्र के साथ हम आगे अगर लेकर चलना चाहें तो क्वेश्चन वर्ड वाले रिलेटिव प्रोनाउन को नहीं, हम दैट को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, और इसी के बाद एक चौथी कैटेगरी और आती है, दो अलग अलग सेंटेंसेस को दैट से हम तब जोड़ते हैं जब हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर कोई ऐसा शब्द जो एंटीसीडेंट के साथ लिखा हुआ नजर आए और कन्वे करता है स्पेसिफिक सेंस। कई सारे शब्द हो सकते हैं स्पेसिफिक सेंस में, जैसे द सेम, द ओनली, ऑल, द फ्यू, द लिटिल। अगर और भी शब्दों की यूज करने की कोशिश करें तो इंडेफिनेट प्रोनाउंस याद कर लीजिए, एवरी, सम, एनी। नो के साथ हम जोड़ते हैं वन, थिंग, या फिर अगर हम कहें बडी। तो इन सभी का जिक्र, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत पुराना सेंटेंस आप बोलते हैं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, दैट का आप जिक्र ला रहे हो इस ऑल की वजह से, राइट। तो अगर मैं कहना चाहूं एक और सेंटेंस, ही नोज द ओनली टीचर हु टीचेस वेल। अब देखो, हु अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन हु इस टीचर के मुताबिक ठीक है, लेकिन अगर इसे स्पेसिफिक बनाया जाता है इस द ओनली के साथ तो इस हु को हटाकर हम इसकी जगह चुनते हैं दैट को। तो ये आपका हुआ रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र। बच्चों, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है और इस रिलेटिव प्रोनाउन के आधार पर कई तरह के सवाल बनते हैं और इन सवालों को आपको धीरे धीरे से देखने की कोशिश करनी है, समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर कई सारे सवाल आपकी परीक्षा आपसे पूछती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ आ जाएं और थोड़ी सी बातें हम शुरू कर लेते हैं, कहानी शुरू कर लेते हैं। चलिए फटाफट से आ जाओ। मनोज मेरे भाई, पहले मेरे को सांस लेने दे, प्रोनाउन की प्रैक्टिस शीट अपलोड हो जाएगी। फटाफट से आ जाओ बच्चों। हाँ जी, वहां पर वटेवर का यूज आप करना चाहें कर सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन ने तो फिनाइल पिला दी सर। थैंक यू रविकांत सावर, बाय। चलिए, मुझे लगता है अब काफी आप लोग समझ ही गए हैं। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, लव यू ऑल। अपने आप प्रैक्टिस शीट हो जाएगी, ठीक ही। थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू। रिवाइज कीजिएगा, मिलते हैं मंडे को।